प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बिहारी के महत्वपूर्ण दोहे शीर्षक से तीसरा भाग ले रहे हैं। और उसी क्रम में जब हमने पहले भी इसी रूप में महत्वपूर्ण दोहे पढ़े हैं, उसी क्रम में आज तीसरे भाग में दोहा देखिए। ये वो दोहे हैं जो बार बार में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और न केवल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बल्कि हिंदी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो इनमें से जो मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ और साथ ही जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन दोहों को यहाँ पर लिया गया है। देखिए, पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। पत्रा ही तिथि पाइये, यहाँ पर पत्रा वो चिर परिचित शब्द जिसको पहले जब शिक्षा का भाव था तो पंडित को पत्रा दिखाने की एक मजबूरी थी, एक चलन थी, परंपरा थी। तो यहाँ पर बिहारी सतसई से उद्धृत ये जो दोहा है, इसमें कवि बिहारी यहाँ पर नायिका के मुख की जो सुंदरता है, उसका जो चेहरे का ओप है, चेहरे का जो उजास है, चेहरे की जो आभा है, उस सुंदरता का यहाँ पर बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण अंदाज में वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि नायिका की जो सखी है वो नायक से कह रही है, उसकी अपनी सखी के बारे में नायक को बता रही है और तारीफ करती हुई, उसके मुख की प्रशंसा करती हुई कह रही है कि देखिए, मेरी जो सखी है यानी जो नायिका है, उसका मुंह जिस तरह से पूर्णिमा में चांद खिला हुआ होता है और उस दिन चांद पर जिस तरह से चमक होती है, चंद्रमा या चांद सौंदर्य का भी प्रतीक होता है और पूर्णिमा का चांद तो विशेष चमक लिए हुए होता है, विशेष प्रकाश लिए हुए होता है। तो मेरी जो सखी है, मेरी जो नायिका है, उसका जो चेहरा है वो उस चंद्र की समान, कौन सा चंद्र? जो पूर्णिमा का चंद्र है, उसके समान है। और वो जहां रहती है, उसकी आभा, उसकी चमक, उसका प्रकाश उस घर के आसपास रोज ही बना रहता है। आसपास जाने वाले को, आने वाले को, जो भी इस घर के पास से जाते हैं रात्रि के समय, तो नायिका का चमकता हुआ चेहरा इतना प्रकाश करता है कि हर कोई इस भ्रांति में आ जाता है कि आज पूर्णिमा है क्या। क्योंकि पूर्णिमा में पूरी तरह से उजाला होता है, पूरी तरह से रोशनी होती है, पूरी तरह से प्रकाश होता है। तो कहा कि आज पूर्णिमा है क्या, ये निर्धारण कैसे करें? क्योंकि यहाँ पर जहाँ नायिका रहती है उसके आसपास तो उसके चेहरे से, आभा से, चेहरे के प्रकाश से रोज ही रोशनी रहती है। तो जो भ्रांति है, वो भ्रांति केवल और केवल जो पंचांग है, जिसको पतरा या पतड़ा कहते हैं राजस्थानी में, केवल पंचांग के द्वारा देखकर और हम बता सकते हैं कि पुण्यो कब है। यहाँ शब्द है ना, नित प्रति पुण्यो ही रहे। नित प्रति मतलब हर रोज, पुण्यो, पुण्यो मतलब पूर्णिमा ही रहे। यहाँ तो रोज ही पूर्णिमा रह रही। आनन ओप उजास, आनन यानी चेहरा, और ओप, ओप उसकी आभा, चेहरे का जो आभा है वो, और उजास उसका प्रकाश, उसका, उसकी चमक, उसकी कांति। तो
नायिका के चेहरे के उजास के कारण यहाँ तो रोज ही पूर्णिमा रहती है। अब पूर्णिमा का पता कैसे चले? तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, या कवि उस नायिका की सखी के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि केवल पत्रा या पंचांग देखकर ही पता लगाया जा सकता है। नायिका के पास जो रहते हैं ना, उनको केवल और केवल पंचांग के माध्यम से ही पता चल सकता है, अन्यथा यहाँ तो रोज ही रोशनी रहती है और उसको देखकर ही पता चल सकता है कि पूर्णिमा कब है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नायिका का जो सौंदर्य है उसका बहुत अधिक अतिशय या जिसको कहते हैं ना अतिशयोक्ति, पूरी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट है। बार बार में ये पूछा जाता है, कई बार ये परीक्षाओं में आया है। इसके बाद एक छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा, कनक कनक ते सो गुनो मादकता अधिकाय, उही खाए बोराय उही खाए बोराय जग, इही पाए बोराय। यहां पर कनक कनक ते सो गुनी युग्म है, यहां पर दो बार शब्द है कनक कनक। कनक के दो अर्थ हैं, पहला कनक सोना और दूसरा कनक धतुरा। सौ गुणों यानी 100 गुना ज्यादा, मादकता अधिकाय, अधिकाय मतलब अधिक है, और मादकता यानी नशा। जो सोना है उसकी जो मादकता है, उसका जो नशा है, वो दूसरा जो कनक है, दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। तो धतूरे के अंदर जिस तरह से धतूरे को खाने वाला व्यक्ति नशे में रहता है, तो जो धतूरे में जो नशा है उस नशे से 100 गुना नशा ज्यादा सोने में है। उही खाए बोराई ही, तो उही खाए बोराय, बोराय का मतलब बावला होना, पागल होना, यानी उसको तो खाने से व्यक्ति पागल होता है। किसको? धतूरे को। धतूरे को तो जब व्यक्ति खाएगा तो पागल होगा, तब उसके नशे में डूबेगा। यही पाए ही बोराय, और इसको तो पा लेने मात्र से ही व्यक्ति बावला हो जाता है, पागल हो जाता है। अर्थ समझिए, कनक कनकते 100 गुणों, यानी सोना जो है, यहां सोने का मतलब धन संग्रह से, धन जो है उससे है कि व्यक्ति जब धनी होता है या एक सीमा से ऊपर जब उसके पास धन हो जाता है तो उसके अंदर बहुत अधिक नशा हो जाता है, और उसका जो नशा है वो उस धतूरे के नशे से भी 100 गुना ज्यादा होता है। उसकी जो मादकता है, यहां मादकता शब्द नशे के लिए या उसके घमंड के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उसको तो खाने से नशा होगा, यानी धतूरे को तो जब खाएगा व्यक्ति तो नशा होगा। इसकी इसकी 100 गुना गति देखिए आप, यही पाए ही बोरा है। ये जब व्यक्ति प्राप्त कर लेगा ना तो ही बावला हो जाता है, यानी सब कुछ वो व्यक्ति भूल जाता है, सारी मर्यादाएं वो तोड़ देता है। तो बिहारी के द्वारा रचा हुआ ये बहुत अच्छा दोहा है, और इसमें उस वास्तविक बात को यहाँ पर उठाया है कि संसार में हम देखते हैं आए दिन कि जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन संपदा आ जाती है, उस व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है और वो व्यक्ति उस धन के फेर में पागल हो जाता है, पागल हुआ फिरता है, उसको सारी मान मर्यादाएं वो भूल जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि सोना है, उसके अंदर धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा मादकता होती है। ये आप यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में ये बात सच है कि धन के प्रभाव से व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। धन संपत्ति पाकर व्यक्ति आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से वो पागल हो जाता है। अब यहाँ पर
कनक कनक एक ही शब्द दो अर्थ लेकर जा रहा है। इसका मतलब कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यमक जिसमें दो शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हों और दोनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से देखने में एक जैसे हों और अर्थ अलग अलग वो दे रहे हों, तो यमक है। तो यहां पर यमक अलंकार प्रस्तुत हुआ है। और एक कहेंगे आपकी सांसारिक सत्य को यहां पर हमारे सामने उद्धृत किया है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण दोहा जो परीक्षाओं में बार बार में आता है और ऐतिहासिक महत्व है उस दोहे का। बड़ा अच्छा यहां पर प्रसंग इस दोहे के माध्यम से उठाया है। प्रसंग यह है कि जयपुर के जो राजा सवाई जयसिंह थे, बिहारी उनके यहीं कविताएं रचते थे, यानी वो जयपुर दरबार के कवि थे। एक बार कहा जाता है कि जयसिंह अपनी नवविवाहिता जो उनकी रानी है उसके प्रेम में इतने आसक्त हो गए थे कि वो राजकाज में रुचि लेना भूल गए धीरे धीरे करके, और वो राजमहलों में ही रहने लग गए। अब राजा को कौन बुलाए, कौन कहे उनको? ऐसे में ये बड़ा प्रश्न पैदा हुआ कि बहुत सारे निर्णय राजा को ही करने होते हैं राजतंत्र में। तो ऐसे में राजा तक ये बात कैसे पहुंचाया जाए कि आप आए? तो बिहारी ने एक ऐसी अन्योक्ति तैयार की, यानी शब्द कुछ और हैं, अर्थ कुछ और जा रहा है, और लिखकर भेज दिया। राजा ने उसे पढ़ा और पढ़ने के साथ ही राजा का मोह भंग हो गया और वो वापस अपनी नवोडा रानी के जो मोह में वो डूबे हुए थे उसको छोड़कर और नित्य रूप से अपने राजकाम में रुचि लेने लग गए। और उसके बाद वही राजा जयसिंह उस दोहे की महत्ता समझते हुए और मिर्जा राजा ने बिहारी को पुरस्कृत किया, उन्हें बड़ा इनाम दिया और उनका बड़ा मान सम्मान किया। अब वो दोहा क्या है? नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग, यानी यहां पर एक जो अन्योक्ति है उसके सामान्य शब्द क्या है कि अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है। किसमें? उस अर्ध विकसित पुष्प में, वो फूल जो पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है, अभी तो वो कली है, अर्ध विकसित पुष्प है। नहीं पराग, उसके अंदर न तो कोई पराग कण है, नहीं उसके अंदर मधुर मधु है। जिस तरह से पुष्प के अंदर मधु होता है ना, पराग कण होते हैं, उसके अंदर मधु होता है, तो वो उसमें मीठा मधुर भी नहीं है, मधुर मधु नहीं है उसमें। कुल मिलाकर नहीं विकास इहि काल, यानी ये जो समय चल रहा है इस समय तक उस पुष्प का पूरा विकास नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी कली के रूप में ही है। अली कली ही शो बंध्यो, अली यानी भौरा, और भौरा उस पुष्प पर अभी से पागल हो गया है जो पूरी तरह से खिला ही नहीं है, उससे वो बंद बैठा है। तो आगे कौन हवाल, तो उसकी आगे क्या दशा होने वाली है ये देखकर वो चिंतित हो रहे हैं। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अब यहां आप अनुमान लगा सकते हैं कि अर्ध विकसित पुष्प कौन है, वो कली कौन है, वो नवोडा रानी है। अली कौन है, भौरा कौन है? भौरा मिर्जा राजा जयसिंह है। तो मिर्जा राजा जयसिंह को सीधा ने कहकर अन्योक्ति रूप में इस ढंग से एक संदेश भेजा कि आज अभी ये रानी पूरी तरह से नवोडा है, अभी तो इसके पूरी युवावस्था इसको प्राप्त नहीं हुई है, इसी समय आपकी ये हालत हो गई है, आप इतने मोहपाश में बंध गए हैं, तो आगे जब
ये अपनी युवावस्था को, अपने यौवन को प्राप्त होगी या यौवन तक जब ये पहुंचेगी, तब आपका क्या हाल होगा। तो कहा किसको जा रहा है? भंवरे को, कि हे भंवरे, अभी तो इस डाली के अंदर या इस कली के अंदर कोई पराग भी नहीं है, न इसके अंदर कोई शहद है, अभी ये पूरी तरह से इसका विकास नहीं हुआ है, और तू अभी से इस कली के ऊपर चारों तरफ मंडरा रहा है, सारा समय यहीं पर बिता रहा है। तो अभी से इस पर इतना डूब गया है, इतना आसक्त हो गया है, तो जब ये पुष्प बनेगा, जब ये अर्धविकसित जो पुष्प है या ये जो कली है, ये जो पुष्प बन जाएगी, तो तेरी क्या हालत होगी। पढ़ते ही और मिर्जा राजा जयसिंह सावधान हो गए, क्योंकि बिहारी ने बड़े चातुर्यपूर्ण तरीके से कहा। तो उन्होंने बिहारी को ही था ना, कि अभी तो रानी की कोई उम्र ही नहीं है, अभी पूरी तरह से वो जवान नहीं हुई है, यौवनावस्था को प्राप्त नहीं किया है उन्होंने। तो पूरी तरह से जब वो यौवनावस्था को प्राप्त करेंगी, तो जो उसके अंदर मादकता आएगी, वो तो अभी स्थिति दूर है, और तुम अभी से इसके ऊपर आसक्त हो गए, पूरी तरह से डूब गए, तो आगे आपकी क्या दशा होने वाली है। अब ये चेतावनी पाकर और तुरंत मोह पाश टूट गया मिर्जा राजा जयसिंह का, और वो तुरंत राज दरबार में आ गए। तो ये वो दोहा है जिसने इतिहास बदला है, जिसने उस मिर्जा राजा जयसिंह को जगाया है, जिसने आगे चलकर जनता के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। तो बिहारी का ये बहुत बड़ा योगदान है। बिहारी की ये दो पंक्तियां ऐसी हैं जो जयपुर के लिए वरदायी सिद्ध हुई। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? अन्योक्ति अलंकार, जिसके अंदर शब्द कुछ है और अर्थ कहीं और जा रहा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो निगाहें कहीं और निशाना कहीं, तो इसको अन्योक्ति कहा जाता है। धन्यवाद।